हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ना आज इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा, ये आपके लिए काफी वैल्यूबल रहेगी। तो ठीक है, तो हम सबसे पहले चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये वाला। तो सबसे पहले आपको ये पूछ लेता है कि क्रॉप क्या होती है। तो आप बता दो कि जब पौधे जो है ना, ठीक है, एक ही प्रकार के लगाए जाते हैं एक ही जगह पर बड़ी मात्रा में, ठीक है, तो उसे हम क्रॉप कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि क्रॉप कौन कौन सी है, जैसे कौन कौन सी टाइप है। सीरियल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं। तो सीरियल्स में अनाज आएंगे, वेजिटेबल्स में सब्जियां, फ्रूट्स में फल आएंगे, ठीक है। फिर हमारी कंट्री इंडिया के अंदर ना कौन कौन से क्रॉप के पैटर्न है। तो पहला खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप में जो है ना, क्या क्या आता है, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ठीक है। आपको याद रखना ये रेनी सीजन में होती है, ठीक है। कौन से सीजन में होती है? रेनी सीजन में होती है, ये जून से सितंबर में होती है। उसके बाद रबी क्रॉप पर आ जाओ। रबी क्रॉप में जो है ना, वो अक्टूबर से मार्च में इसको ग्रो किया जाता है। ये विंटर सीजन की क्रॉप्स कहलाती हैं। इसमें ग्राम, पी, मस्टर्ड, ये सब आते हैं, आपको ये याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद क्रॉप जब प्रोडक्शन किया जाता है ना, तो आपसे अगर ये पूछ ले कि प्रोसेस क्या है, लाइन से लगाने के लिए आ सकता है, आपकी बुक में क्वेश्चन भी दे रखा है। तो सबसे पहले मिट्टी को तैयार करते हैं। तो मिट्टी को तैयार करने के लिए आपको उसको ढीला करना पड़ता है, ठीक है, उसे लूज करना पड़ता है। तो लूज करने के लिए हम कई प्रकार की चीजों को यूज करते हैं, जैसे अर्थवॉर्म का यूज किया जाता है। अर्थवॉर्म हमारे फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। तो मिट्टी को जब हम लूज करते हैं ना, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? टिलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लोइंग कहते हैं, याद रखना। और ये हल से किया जाता है, इसलिए इसका नाम प्लोइंग भी रखा गया, ठीक है। और जो बड़े बड़े ढेले नहीं होते मिट्टी के, उसे क्रम्स कहते हैं, ठीक है। तो मिट्टी को एक लेवल पे लाया जाता है। तो पुराने जमाने में मिट्टी को लेवल पे लाने के लिए प्लाव का यूज किया जाता था, हो का यूज किया जाता था। ये देख लो, ये आपसे पूछेगा ये पिक्चर किसकी है, तो आप बता दो प्लाव की है। और इसका नाम क्या होता है? प्लाव शाफ्ट होता है, ठीक है। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम प्लाव शेयर होता है। और ये जानवर के जो ऊपर पड़ी होती है, इसका नाम बीम होता है। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये चीज क्या है, ये हो है, तो इसके सब नाम अच्छे से पढ़ लो। फिर कल्टीवेटर, आज के जमाने में इसे यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद सोइंग, देखो सेकंड वाला कौन सा है? सोइंग। तो सोइंग में मतलब बीज बोना। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई हम बीज का टेस्ट कैसे करेंगे कि कौन सा बीज बढ़िया कौन सा खराब है। तो जो पानी में डूब जाते हैं वो बढ़िया होते हैं, जो तैरने लग जाते हैं वो खराब होते हैं, ये याद रखना। तो बीज बोने के तरीके क्या है? तो एक है ट्रेडिशनल। तो ट्रेडिशनल में आपको ये सारे पता होने चाहिए। देखो ये पुराने जमाने में, ठीक है, बीज बोने की तरीका दे रखा है, ठीक है। इसके अंदर आपको ये भी याद रखना है कि ये नया तरीका है, सीड ड्रिल, ठीक है। अभी पता है क्या करता है ये? जैसे बीज बोया, फिर ऊपर से मिट्टी भी उसके ऊपर डाल दी, ताकि कोई पक्षी की नजर नहीं ना पड़ पाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि मैन्योर और फर्टिलाइजर को ऐड करना, जो तीसरा पॉइंट है। देखो मैन्योर जो होती है वो ऑर्गेनिक होती है, फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक होते हैं। तो ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते, ये एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा देते हैं। यहाँ से डिफरेंस आप कर लेना इसके बारे में, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैन्योर हमने यूज कर ली, इससे क्या होगा, मिट्टी के अंदर ताकत बनेगी और फिर पौधे अच्छे से उगेंगे, ठीक है। मैन्योर ऑर्गेनिक होती है, आपको याद रखना। ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। ऑर्गेनिक इसलिए कि एनवायरमेंट में जाकर, मतलब मिट्टी में जाकर ये डिजोल्व हो जाती है, ठीक है, मतलब ये पड़ ही नहीं रहती और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती, ठीक है। उसके बाद और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो भी मरते नहीं है, जो हमें फायदा प्रदान करते हैं ना, उन सूक्ष्म जीव की बात कर रहा हूँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद फर्टिलाइजर भी यूज किए जाते हैं, खाली मैन्योर से काम नहीं चलता। अगर हमें फसल ज्यादा उगानी है तो हमें फर्टिलाइजर भी यूज करने पड़ते हैं। फर्टिलाइजर जो होते हैं केमिकल होते हैं, ये इनऑर्गेनिक होते हैं। अब इसका ज्यादा यूज करोगे तो ये पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाएंगे और हमारी हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाएंगे। पर क्या करें, इतनी पॉपुलेशन है, यूज करना पड़ता है। अब देखो फर्टिलाइजर कौन कौन से होते हैं? यूरिया होता है, अमोनियम होता है, मतलब पूरा नाम है अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, ठीक है। वो ऐसे ही बहुत सारे। और ये एनपी, पोटाश भी याद रखना और एनपीके भी याद रखना। इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। तो उसके बाद आपसे अगर ये पूछेगा कि भाई हमें फर्टिलाइजर यूज करनी चाहिए मेन्योर, तो आप बोलोगे मेन्योर यूज करना चाहिए, फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद देखो, जो पॉडर क्रॉप है ना, वो जानवरों के लिए उगाई जाती है।
और पता है इसे क्यों उगाया जाता है? इससे मिट्टी के जो न्यूट्रिशन है ना वो भी बने रहते हैं। और जो राइजोबियम जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ठीक है, वो लिग्यूमिनस प्लांट में पाए जाते हैं और वो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। इससे क्या होता है, एनवायरमेंट में और मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बनी रहती है। और इससे क्या होता है, जब पौधे लेते हैं फिर पौधे से इंसान लेते हैं तो नाइट्रोजन जो है ना फिर काम में रहता है। पता है नाइट्रोजन क्या करता है, हमें क्या बेनिफिट देता है? प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन उसको सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। तो इसलिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे लिए। ठीक है, क्लियर हो गया? उसके बाद नाइट्रोजन को हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, ये भी याद रखना। और एनवायरमेंट में कितनी नाइट्रोजन होती है? 78% होती है, ये भी याद रखना। इरिगेशन देखो, अगला टॉपिक है इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन मतलब पानी देने की प्रक्रिया होती है। और ये मैन्योर के फायदे तो आप बता ही दोगे ना, कि इससे मिट्टी का जो टेक्सचर होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, और जो जो माइक्रोब्स है वो और जरा फ्रेंडली काम करते हैं हमारे लिए। बना बना के लिख देना। इरिगेशन मतलब पानी देने की प्रक्रिया। ठीक है, तो इरिगेशन किसे कहते हैं? जब हम पानी सप्लाई करते हैं क्रॉप्स को। ठीक है, और सोर्स ऑफ इरिगेशन देखो, पहले जमाने में क्या क्या था? वेल से, ट्यूबवेल से, पॉन्ड से पूछ लेगा ना पहले जमाने में क्या था। ठीक है, ये देखो मोट हो गया, ये पिक्चर अगर बनी आगे तो आपसे नाम पूछ सकता है, सारे पढ़ लो। ठीक है, ये सारे पानी देने के तरीके हैं, मोट, चैन पंप, टेकली, राहत। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है, दो बताओ। ठीक है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न जमाने के दो कौन से हैं? स्प्रिंकल सिस्टम है और ड्रिप सिस्टम है। अगर स्प्रिंकल पूछेगा तो इसमें क्या होता है, पूरे खेत में पाइप लगा दी जाती है, तो जैसे फाउंटेन चलता है ना वैसे ही ये काम करती है। इसमें बोलेंगे कि जो नोजल है वो रोटेट करती रहती है और थोड़ा थोड़ा पानी हर जगह जाता रहता है। और ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, पूरे खेत में पानी देने के लिए ना पाइप बिछा दिए जाते हैं जमीन के अंदर ही, उनमें छेद होता है छोटे छोटे, तो वो पानी बूंद बूंद टपकता रहता है, तो मिट्टी गीली रहती है और जितना पौधे को पानी चाहिए होता है उतना हम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, ये चलाएंगे तो इस तरीके से पानी उसके अंदर खेत में हर जगह अपने आप चला जाएगा, पानी वेस्टेज भी नहीं होती इसमें। उसके बाद आ जाओ वीड। देखो, पता है वीड किसे कहते हैं? जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना उससे हम वीड्स कहते हैं। तो ये लिखा ना, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, तो हमें इन वीड्स से बचना होगा। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वीड्स कहते किसे हैं। जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना, जो फालतू उग जाते हैं, उन्हें हम वीड्स कहते हैं। तो वीड्स को हटाने के लिए जिस प्रोसेस का यूज करते हैं उसे हम वीडिसाइड्स कहते हैं। तो वीडिसाइड्स में 2,4-D इस तरीके के केमिकल का यूज करना पड़ता है। आपने देखा भी होगा, कई व्यक्ति ऐसे स्प्रे कर रहे होते हैं, माउथ को कवर रखना पड़ता है क्योंकि बहुत हानिकारक होता है। ठीक है, फिर आ जाओ हार्वेस्टिंग, नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो ये वाला हार्वेस्टिंग है ना, हार्वेस्टिंग क्या है? अब फसल पूरी उग गई है, अब उसको काट रहे हैं। ठीक है, फसल को काटना, जब वो मेच्योर हो जाती है उसे हार्वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, और जब हम ग्रेन को अलग कर देते हैं, ठीक है, किससे? द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड। अभी बताएगा यहाँ पर। देखो, जब ग्रेन को अलग कर देते हैं ना, शाफ से, भूसे से, गेहूं ये जो दाने होते हैं उसको अलग कर देते हैं, उसे हम थ्रेशिंग कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? और ये जो है ना थ्रेशिंग, ये थ्रेशिंग ये मशीनों के द्वारा की जाती है, उसका नाम होता है कंबाइन। ये देखो, और आपने घरों में छोटी जमीन पर भी लोगों को करते देखोगे छोटी मशीनों से, तो उसे हम विनोइंग कहते हैं। देखो, फार्मर जब स्मॉल होल्डिंग वाले होते हैं ना, तो अगर वो ग्रेन को शाफ्ट से अलग कर रहे हैं तो उसका नाम विनोइंग रखा गया। ठीक है, ये विनोइंग मशीन होती है। ठीक है, और ये कंबाइन होता है जो थ्रेशिंग का काम करने में हेल्प करता है। ये लार्ज स्केल पे होता है, ये स्मॉल स्केल पे होता है। अब आ जाए स्टोरेज, ये हमारा लास्ट पॉइंट है इसमें। ठीक है, स्टोरेज। तो स्टोरेज में मतलब देखो, जब हमने पूरा सब कुछ तैयार कर लिया तो उसको हम रखेंगे भी तो सही। अब वो पूरा साल तो उगेगी नहीं, लेकिन वो चीज़ हमें पूरा साल चाहिए, तो हमें गेहूं तो पूरा साल चाहिए ना, तो इसलिए इसको स्टोर करके रखना बहुत जरूरी होता है, चूहों से बचा के रखना होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये सिलोस क्या होता है? ठीक है, तो आप बोलोगे जो सीड्स होते हैं ना, जिसके अंदर स्टोर करके रखे जाते हैं लार्ज स्केल में, तो उसको हम सिलोस कहते हैं। और कहाँ कहाँ रखते हैं? और रखते हैं यहाँ पर गनी बैग्स में। ठीक है, इस तरीके से सेफ्टी का काम बहुत ज्यादा किया जाता है। तो सिलोस, ये देखो लिखा है, लार्ज स्केल पर जब स्टोरेज करते हैं ना ग्रेन को, उसे हम सिलोस कहते हैं। ठीक है, और ग्रेनरीज, ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये भी लार्ज स्केल में किया जाता है। ठीक है, इसका नाम सिलोस है, याद रखना, एग्जाम में पूछ लेता हूँ। और फिर उसके बाद है एनिमल हस्बेंड्री, मतलब जानवरों को पालना। अब जानवरों को क्यों पालते हैं भाई? दूध देने के लिए पालते हैं, मांस देने के लिए पालते हैं, और भी बहुत सारी चीजों के लिए हम जानवरों को पालते हैं। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर खाली उनसे लेना नहीं होता, बल्कि उनके न्यूट्रिशन वगैरह भी हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। ठीक है, उनको खाने का इंतजाम करना पड़ता है, उनके रहने का इंतजाम करना पड़ता है।
तभी तो वो हमें अच्छा देंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको पहले चैप्टर यहाँ पे रिवाइज करवा दिया। अब आप ये सारे के सारे पॉइंट्स पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर आपको सारे करने हैं, इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि ये मैचिंग में दे सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से करने करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाओ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर। तो आपसे अगर पूछेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, तो आप बोलोगे ऐसे जीव जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते ना, उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ से आता है। ठीक है, उसके बाद आपसे अगर ये पूछ ले कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो आप बता दो 4 प्रकार के होते हैं, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। ठीक है, और वायरस को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नहीं लेते, क्योंकि ये क्या करते हैं, किसी की बॉडी में जाकर उसको होस्ट बना लेते हैं और उसकी सेल को खुद यूज करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, ये भी देखो, वायरस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक, ये भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन वो दूसरे सूक्ष्मजीवों से अलग होते हैं। ठीक है, क्यों अलग होते हैं? क्योंकि ये दूसरे की बॉडी में जाकर उसकी सेल को होस्ट बना लेते हैं, उसी में रहने लग जाते हैं, और फिर उसको अपना बना के फिर उसको बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। अगर आपसे पूछेगा वायरस, वायरस जो होता है वो, उसके एग्जाम्पल क्या है, तो कॉमन कौन कौन सी बीमारी फैलाते हैं, मतलब तो कॉमन अभी एग्जाम्पल तो देखो यहाँ दे रखे हैं वायरस के। ये HIV वायरस होता है, इन्होंने तुम्हारे कोर्स में ये नहीं बता रखे वायरस कौन कौन से हैं। ठीक है, आपको बता रखा है कि वायरस जो है ना, ठीक है, वो कौन कौन सी बीमारियां फैला रहे हैं। तो जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, या कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, फ्लू बोलते हैं। ठीक है, कफ हो गई, ये वायरस होते हैं। बस ये बता रखा है तुम्हारे कोर्स में। अगर आपसे पूछेगा कि पोलियो किससे होता है, चिकन पॉक्स किससे होता है, तो ये बता रखा वायरस से होता है। बस वायरस के नाम नहीं बता रखे। ठीक है, और फिर अगर आपसे पूछेगा प्रोटोजोआ किससे होता है, मतलब ये नहीं बता रखा प्रोटोजोआ किससे होता है, बस ये दे रखा है कि प्रोटोजोआ बीमारी कौन सी फैलाते हैं। ठीक है, डायसेंट्री, मलेरिया फैला देते हैं। ऐसे बैक्टीरियल डिसीज बता रखे कौन कौन सी होती है, टाइफाइड, उनके एक टाइफाइड हो गया, दूसरा TB हो गया। ठीक है, तो आपसे यही पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि कौन कौन से हैं। हाँ, अगर ये पिक्चर बनी आ गई तो आप बता देना कि ये पिक्चर कौन कौन सी है। एल्गी के एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको। ठीक है, ऐसी प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको यहाँ पर। ठीक है, फंगी के भी आपको दे रखे हैं। तो आपसे पूछेगा तो आप बता देना। ठीक है, वायरस की पिक्चर बनी हुई आई है, इसलिए नाम नहीं बताए। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते क्या है, तो आप बोलोगे ये बर्फ जैसी, जब बहुत ज्यादा बर्फ है वहां भी रह सकते हैं, और बहुत ज्यादा जो टेम्परेचर है वहां भी रह सकते हैं। ये डेजर्ट जैसे इलाके में भी रह सकते हैं, ये मार्शी जो दलदली जमीन है वहां पर भी रह सकते हैं। फिर ये कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना, उसके फायदे क्या है, तो बोलोगे हमारा फ्रेंड कैसे है, तो बोलोगे ये सोइल की फर्टिलिटी को बनाने में काम आता है, मिट्टी की ताकत को बनाता है, जो जानवरों का वेस्ट वगैरह होता है ना, वेजिटेबल का जो वेस्ट होता है, ठीक है, उसको मिट्टी में मिला देते हैं, फिर मिट्टी में न्यूट्रिशन आ जाते हैं, और ये दही बनाने में काम आता है, ब्रेड बनाने में काम आता है। दही किससे बनती है, तो आप बता दो लैक्टोबैसिलस, जो बैक्टीरिया होता है ना लैक्टोबैसिलस, वो दूध से क्या बनाता है, दही बनाता है। तो यहाँ जो जो दे रखे ना बैक्टीरिया के नाम, वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, सुन रहे हो? ऐसे ही आपने इडली खाई होगी, भटूरे खाए होंगे, तो उसके अंदर क्या यूज होता है, ये देखो, आप यीस्ट देख रहे हो, ये फुला लेता है ना, तो आपको यीस्ट याद रखना है। यीस्ट क्या करता है, बहुत तेजी से बढ़ता है, और एग्जाम में पूछेगा कि आखिर ये फूल क्यों जाता है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। ठीक है, जिसकी वजह से पूरा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर जाता है और पूरा फूला फूला हो जाता है। तो आपने केक खाए होंगे, पेस्ट्री खाई होगी, ब्रेड्स खाए होंगे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है, जो यीस्ट के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। और क्या फायदे हैं, आप बता दो कि इसका कमर्शियल यूज होता है। ठीक है, कमर्शियल मतलब उसका व्यापार करने के लिए, जैसे इससे हम शराब भी बना सकते हैं। तो आपसे ये पूछेगा कि शराब कैसे बनती है, तो आप बता देना कि जो शराब है वो हम मार्गरेट के द्वारा यीस्ट का प्रयोग करके बना सकते हैं, लार्ज स्केल में। ठीक है, और देखो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि शुगर को जब हम अल्कोहल में बदल देते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। शुगर को अल्कोहल में बदलने को फर्मेंटेशन कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, और जैसे अगर आपसे पूछेगा कि अगर हमने यीस्ट पाउडर डाला तो हमें कितनी देर बाद पता चलेगा उसका, तो 4 से 5 घंटे बाद। ठीक है, और लुई पास्चर ने डिस्कवर करा था फर्मेंटेशन के बारे में 1857 में। और क्या यूज है इसका, आप बताओगे कि इसका प्रयोग दवाइयों के रूप में भी यूज होता है, जैसे एंटीबायोटिक्स बनाने में काम आते हैं,
एंटीबायोटिक्स किसे कहते हैं? जिससे जो भी हमारे जीव में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, उसको वो किल कर देंगे या उसकी ग्रोथ को रोक देंगे, फिर धीरे धीरे वो बूढ़े होकर अपने में मर जाएंगे बॉडी में, इस तरीके से। और 3 एंटीबायोटिक्स के नाम बताओ तो ये आप बता देना, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, आपको ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, वैक्सीन क्या होता है पता है? देखो देखो, एंटीबायोटिक जो होते हैं ना, वो तब लिए जाते हैं जब हमारी बॉडी में कोई बीमारी चली जाती है उसको मारने के लिए। और वैक्सीन पता है किसे कहते हैं? अभी हमारी बॉडी में वो बीमारी आई नहीं है, तो हम अपनी बॉडी के अंदर पहले से ही आर्मी बिठा देते हैं कि भाई अगर दुश्मन आएगा तो धड़म 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 उसे मार देंगे। तो ये होती है वैक्सीन। जैसे आपने कोरोना के बारे में सुना होगा, तो हमारी बॉडी में वैक्सीन लग रही थी, वो इसलिए लग रही थी कि कल को हमारी बॉडी में अगर कोरोना आता भी है ना, तो हमारी बॉडी के अंदर पहले से उसको लड़ने वाली आर्मी होगी, और जैसे ही आएगा हम उसको डिशुम डिशुम कर देंगे, और अगर उसका इफेक्ट होगा ना तो वो बहुत कम होगा। तो असल में वैक्सीन क्या होती है? तो वैक्सीन की खोज इसे किसने करी, किसका श्रेय किसका जाता है? बहुत सारी वैक्सीन आजकल बन चुकी है, जैसे पोलियो की बन चुकी है ना। तो बच्चों को पोलियो की वैक्सीन पहले से लगा दी जाती है, ताकि पोलियो का अगर उन पर अटैक हो तो उन पर इफेक्ट ना हो, अगर हो तो बहुत कम हो, मामूली सा हो। ठीक है, तो देखो वैक्सीन का रिसर्च करने का जो श्रेय वो एडवर्ड जेनर को जाता है। उन्होंने स्मॉल पॉक्स की 1798 में रिसर्च करी थी, ताकि बच्चों को स्मॉल पॉक्स हो ही ना। इसलिए बचपन में इंजेक्शन लगते हैं ना बच्चों को, वो इसलिए तो लगते हैं, वैक्सीन वगैरह लगती है ताकि बच्चे के अंदर उस प्रकार की कभी दिक्कत ही ना हो। टीबी के भी आजकल वैक्सीन लगती है कि टीबी का बच्चों को इफेक्ट ही ना पड़े, ट्यूबरक्लोसिस। ऐसी बहुत सारी वैक्सीन की इन्वेंशन होती चली जा रही है। ठीक है, ऐसी मिट्टी की ताकत को बनाने के लिए बहुत यूज होते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म। ठीक है, और एनवायरमेंट को साफ करने के लिए बहुत ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि डिकम्पोजर का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ कि नुकसान क्या है। देखो अब आ जाओ नुकसान क्या है। तो देखो नुकसान आप बता दोगे कि एक तो कम्युनिकेबल डिसीज फैला देते हैं। कम्युनिकेबल डिसीज किसे कहते हैं? जो एक से दूसरे को हो जाती है। ठीक है, अब ये देखो, हो सकता है कि मैं कुछ पॉइंट्स इसमें ना बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, समरी में बता रहा हूँ। फुल डिटेल वाले चैप्टर तो फिर आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे, है ना। फिर तो बहुत लंबी लंबी वीडियोस हो जाएंगी। रिवीजन के तौर पर है बेटा, ठीक है, और बेटी, ठीक है। तो कम्युनिकेबल डिसीज किसे कहते हैं? जो एक से दूसरे को फैल जाते हैं। ठीक है, जैसे कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, टीबी, ये एक से दूसरे को हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। और नॉन कम्युनिकेबल जो एक से दूसरे को नहीं होते हैं, एक से दूसरे को नहीं होते हैं। अच्छा, आपसे अगर ये पूछ ले कि वे बताइए, ये एनाफ्लीज जो मॉस्किटो है उसके काटने से कौन सी बीमारी फैलती है, तो आप बता दो कि मलेरिया फैलता है। और यार ना, फीमेल ही काटती है, मेल नहीं काटता। और ऐसे फीमेल एडिस मॉस्किटो है। ठीक है, ये डेंगू की बीमारी फैलाती है। ठीक है, डेंगू किससे होता है? एडिस से होता है। मलेरिया किससे होता है? एनाफ्लीज से होता है। और कैरियर किसे कहते हैं? जो बीमारी लेकर जाते हैं। ठीक है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो हम, अगर हम किसी को बीमारी दे रहे हैं तो हम कैरियर कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई? तो जैसे मच्छर किसी पानी में बैठ जाते हैं तो फिर वो बीमारी फैला सकते हैं। जैसे पानी कहीं भी इकट्ठा होने देना नहीं चाहिए। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और ये आप अच्छे से पढ़ लेना। जैसे आपसे 2 नंबर 1 नंबर में पूछ ले कि भाई टीबी क्या है, बैक्टीरिया से होने वाले है, कैसे फैलेगा? हवा से फैलेगा। मीसल्स वायरस से होता है, ये भी हवा से फैलेगा। जो मोटे मोटे निकल जाते हैं ना दाने से, तो वो बता रहे हैं। तो ये सारा आप एक बार इसे देख लेना। फिर और क्या है? देखो ये कह रहे हैं माइक्रोब जो होते हैं वो जानवर में बीमारी फैलाते हैं। किसमें फैलाते हैं? जानवरों में भी फैलाते हैं। तो आपको इसके बारे में पढ़ लेना कि रॉबर्ट जो कोच है उन्होंने डिस्कवर करता बैक्टीरियम को बैसिलस, ठीक है, एंथ्रेक्सिस, विच कोजेज एंथ्रेक्स डिसीज। तो एंथ्रेक्स डिसीज पता है किसमें होती है? याद रखना, जो एंथ्रेक्स होती है ना, वो जानवरों में भी होती है और इंसानों में भी होती है। तो एंथ्रेक्स दोनों में होती है। अगर पूछ लेगा ना ऐसे ही, बताओ, जो जानवर में भी होती है और इंसानों में भी होती है, तो ये ह्यूमन और कैटर दोनों के लिए खतरनाक है। तो इसके बारे में बताया किसने? तो रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, ऐसे डिसीज पौधों के अंदर भी होती है। तो अगर आपसे पौधों का पूछ लेगा तो एग्जांपल दे दो। देखो सिट्रस कैंकर, एग्जाम में एमसीक्यू में पूछेगा किसकी बीमारी, इंसानों की, पौधों की, जानवरों की, या किसी की भी नहीं, तो ये पौधों की है। ठीक है, बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, रस्ट ऑफ बीट्स फंगी से होती है। येलो बीन हो जाती है, वायरस से होती है। ठीक है, भिंडी जो है ना, भिंडी, उसमें आपने भिंडी कभी देखना, उसमें ऐसे तो मोटे मोटे दाने से बन जाते हैं उसके ऊपर, तो वो वायरस हो सकता है। तो ऐसी भिंडी मत लेना कभी। ठीक है, तो नुकसान कर सकती है वो। तो अब कभी कभी हमारे पेट में बहुत ज्यादा गैस बन जाती है, तो उल्टी वगैरह आती है, तो ये भी माइक्रो उनका नुकसान है। जब हम ऐसा खाना खाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा बैक्टीरिया या वायरस थे, तो फिर हॉस्पिटल पहुंचने की नौबत आ जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना।
फिर अब आ जाओ खाने को बचाने के कौन से तरीके हैं। जो हम खाना खाते हैं ना, तो उससे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिजर्वेटिव कैसे करें, उसे कैसे बचाएं। तो अगर आपसे केमिकल मेथड में पूछेगा ना कि केमिकल मेथड कौन कौन से जिससे कि हम खाने को या किसी भी चीज को बचा सकते हैं, जैसे अचार को बचाना है, ठीक है, तो हम सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबिसुल्फाइट इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना दोनों नाम ये अचार में डाले जाते हैं। ऐसे कॉमन सोल्ट अगर पूछेगा नमक से बताओ कौन सी बचा सकते हैं, आप मीट और फिश को बचा सकते हो। ठीक है, और आंवले को बचा सकते हो, कच्चे मैंगो को बचा सकते हो, और टैमरिंड को बचा सकते हो। अगर आपसे पूछेगा क्या चीनी से किस चीज को बचा सकते हैं, हाँ जैम्स, जेली, ठीक है, इसको हम बचा सकते हैं। और अगर आपसे पूछेगा क्या तेल से हम विनेगर से बचा सकते हैं, हाँ सब्जियों को, फ्रूट को, फिश को, मीट को बचा सकते हैं। आपसे पूछेगा कि ठंडी और गर्म चीज से बचा सकते हैं, हाँ बोलेगा फ्रिज के अंदर रख लो, सब्जियां सारे फल फ्रूट वो तो खराब हो जाते हैं, उन्हें तो रखना पड़ता है, फ्रिज के अंदर बचा सकते हैं। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल कैसे है, दूध का। देखो दूध को जो है ना 15 से 30 सेकंड तक, एग्जाम पूछेगा कितने सेकंड तक, 15 से 30 सेकंड तक, कितने डिग्री पे, 70 डिग्री सेल्सियस पर जब हम गर्म करते हैं, अचानक एकदम ठंडा कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, दूध के सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। अब क्योंकि अचानक गर्म करके अचानक ठंडा कर दिया, तो इसका नाम दिया गया है पास्चुराइजेशन। ठीक है, क्योंकि लुईस पास्चर ने इसकी खोज कर दी, उसने अपना नाम दे दिया। वैज्ञानिक ऐसे तो करते हैं। ठीक है, और पैकिंग करके, अगर पैकिंग का पूछ ले तो आप बताना, जो पैकिंग हम जो फ्रूट चिप्स वगैरह खाते हैं उसमें कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस रखी जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस डाली जाती है इसके अंदर। फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन पर आ जाओ। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन देखो मैंने भी आपको पहले बता दिया था कि नाइट्रोजन हम डायरेक्ट नहीं ले सकते। ठीक है, तो राइजोबियम नामक जो बैक्टीरिया होते हैं ना, लिग्यूमिनस प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे पी हो गया, तो उसके अंदर पाया जाता है, वो नाइट्रेट्स में बदल देते हैं, और फिर इस तरीके से पौधे उन्हें यूज कर पाते हैं, और फिर हम पौधे को खा के हमारे अंदर नाइट्रोजन आ पाता है। और नाइट्रोजन का क्या यूज होता है, आपको ये याद है ना, वो सेंसाइज करते हैं प्रोटीन को, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ठीक है, और ये अगर साइकिल दे दे तो आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में तो आप बता देना। देखो मिट्टी के अंदर है, बैक्टीरिया ने क्या करा, उसका फिक्सेशन करा। ठीक है, तो वो प्रोसेस में चला गया। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें पौधों ने लिया, जानवरों ने खाया, फिर उनका वेस्ट निकला, फिर से मिट्टी में आया, और ठीक है ना, इस तरीके से फिर ऐसे चला गया। और ये प्रोसीजर भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, बैक्टीरिया के पास गया, उसको फिर फिक्स किया गया, उसके बाद फिर वो मिट्टी में मिल गया, तो कोई सा प्रोसीजर आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको सेकंड भी रिवाइज करवा दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट चैप्टर है कोयल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा इन एग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्स किसे कहते हैं, बोलोगे जो कभी, जो है ना, जो कभी खत्म नहीं होते, अनलिमिटेड होते हैं, जैसे सनलाइट, एयर। और एग्जॉस्टिबल किसे कहते हैं, जो एक बार यूज होने के बाद खत्म हो जाते हैं, जो लिमिटेड होते हैं, जैसे नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोयला। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद आपसे क्या पूछ सकता है कि भाई देखो ये जो एग्जॉस्टिबल होते हैं ना, कोयला, पेट्रोलियम, ये कैसे कैसे बने हैं। ठीक है, फॉसिल फ्यूल किसे कहते हैं, तो आप बताओगे जो कोयला है, पेट्रोलियम है, जो नेचुरल गैस है, जो डेड रिमेन से बने लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जैसे वो जीव जंतु मर गए थे ना, उनके अवशेषों से जो बने हैं उसे हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं, और ये लाइट देते हैं और हीट देते हैं। अब सुनो कोयल के बारे में। ये हार्ड होता है, ठीक है, और ब्लैक कलर का होता है, और आपको पता है इससे बिजली वगैरह बना सकते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बनाइजेशन किसे कहते हैं। जो कोयला होता है ना, उसके अंदर कार्बन होता है। ठीक है, और ये जो कोयला है ना, पता है कैसे बना है, ये जो डेड वेटेशन है ना, ठीक है, ये धीरे धीरे कन्वर्ट हुए थे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जब ये डेड वेटेशन जो कोयला बना ना, तो इसी को हम कार्बनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, याद से याद रख लो, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेटेशन इनटू कोयल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना मेन। और कोयला कैसे बना, लाखों करोड़ साल पहले जो जंगल वगैरह जमीन में दफन हो गए, टेम्परेचर चेंज हुआ, प्रेशर चेंज हुआ, तो उससे क्या बन गए, कोयले बन गए। और ठीक है, जो कोयले बनने को प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कार्बनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद आपको यह रहना है कि कोयले के अंदर तीन चीजें होती हैं, कोक, कोलतर और कोल गैस। कोक क्या होता है, ये टफ होता है, पोरस होता है, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, ये इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ठीक है, पोल्यूशन नहीं फैलाता। कोल तार क्या होती है, आपको मेन में याद रख लो, कोल तार क्या करता है, इसमें गंदी सी स्मेल आती है, अनप्लीजेंट, ये लिखा हुआ आ जाएगा, पूछेगा नाम क्या है, कोल तार, ऐसे आ जाएगा। और इसमें लगभग 200 सब्सटेंस मिले होते हैं, इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ठीक है, किस लिए, ये देख लो किस लिए यूज किया जाता है, ड्रग्स में, एक्सप्लोसिव में, परफ्यूम बनाने के लिए, डाई बनाने के लिए। ठीक है, और जो कोल गैस है, ये जो कोल गैस है ना, कोल गैस जो है वो ऑब्टेन किया जाता है,
ठीक है, कोयले से, ठीक है, गैस पैदा की जाए तो इसका प्रयोग इंडस्ट्री में यूज किया जाएगा। और ये आप एक बार इसे पढ़ लेना, ठीक है, लंदन के अंदर, ठीक है, जो 1810 में, न्यूयॉर्क में 1820 में जो है कोयल का प्रयोग जो है स्ट्रीट लाइट करने के लिए किया गया था। पेट्रोलियम के बारे में बता दूं, ठीक है, जो पेट्रोलियम है आज से 1 करोड़ साल पहले ना, जो समुद्र के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए थे, ठीक है, और क्या वो जीव जंतु जमीन में और समुद्र के अंदर की चट्टानों में ही दफन हो गए, तो उनके बाद जब प्रेशर हुआ, टेम्परेचर हुआ, तो वो जो है ना पेट्रोलियम में बदल गया। और पेट्रोलियम के अंदर से बहुत सारी चीजें निकलती हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, जब उसे निकालते हैं ना उसमें से पेट्रोलियम में से बहुत सारी चीजें, उसे रिफाइनिंग करना कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफाइनिंग। तो देखो पेट्रोलियम में से क्या क्या निकलता है, ये देखो, ये आपसे कोई टेबल पूछ सकता है, ये अलग से भी एक आधा पूछ सकता है। देखो एलपीजी निकलती है, पेट्रोल निकलता है, केरोसिन निकलता है, डीजल, ठीक है, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स और बिटुमिन। तो आपसे पूछेगा बिटुमिन किस काम आता है, तो आप बता दो कि पेंट में, ठीक है, रोड बनाने में, ठीक है, और पैराफिन किस में काम आता है, सारा एक बार सारा पढ़ लेना, ठीक है। और एग्जाम में पूछेगा एलपीजी का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि ये पोल्यूशन नहीं फैलाती है। इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं और घरों में भी यूज करते हैं, है ना। और सीएनजी का गाड़ियों में यूज करते हैं, हाँ है ना। दिल्ली के अंदर सीएनजी का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि वो पोल्यूशन वगैरह नहीं फैलाती, हाँ है ना। अब अगर आपसे पूछेगा पीसीआरए क्या है, आप बता दोगे पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है पीसीआरए, ठीक है। ये क्या करता है पीसीआरए? पीसीआरए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए, क्योंकि एडवाइजरी करता है कि भाई इंजन अगर जरूरत नहीं है तो उसको बंद कर दो, ठीक है, टायर का प्रेशर सही रखो। तो आपसे अगर पूछेगा ना पीसीआरए के बारे में, तो बता दें क्या क्या एडवाइजरी करता है, ठीक है। जैसे अब रेड लाइट पर हो तो गाड़ी को बंद कर दो, है ना, इस तरीके से आप बना बना के लिखो। तो इस तरीके से ये चैप्टर भी मैंने आपको रिवाइज करा दिया, ठीक है। और ये सारे पढ़ने हैं आपको, क्योंकि डीपली पूछा जाता है आपसे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखो, तार। देखिए उसके बाद रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स है। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि आखिर रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, तो आप बोलोगे कि स्पीशीज के बने रहने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि अगर रिप्रोडक्शन होगा तो इसका फायदा क्या होगा, इससे क्या होगा, उसी प्रकार की प्रजाति बनी रहेगी, ठीक है, नहीं तो वो सारे जीव जंतु हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। फिर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब जीव को पैदा करने के तरीके कौन से होते हैं, तो दो होते हैं, सेक्सुअल और असेक्सुअल। और ये आपको पता होना चाहिए कि हैन के बच्चे को क्या बोलते हैं, है ना, चिक बोलते हैं। और फिर अगर आपसे पूछे कि मेल जो लड़का है उसके कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, तो टेस्टिस होते हैं, ठीक है, जिसमें से स्पर्म निकलते हैं, और ये स्पर्म मिलियन की संख्या में होते हैं, ठीक है। और क्या होता है इसमें, पेनिस होता है, ठीक है, लड़कों में, ठीक है। और क्या होता है, स्पर्म डक्ट होते हैं। तो आपको ये पिक्चर याद रखनी है, ठीक है। ये टेस्टिस होते हैं, ये पेनिस होता है, और ये स्पर्म डक्ट होते हैं, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये क्या होता है, ये स्पर्म होते हैं जो मिलियन में होते हैं, और कहाँ से निकलते हैं, टेस्टिस से निकलते हैं, ठीक है। और इसमें ये ऊपर वाले को हेड बोलते हैं, इस वाले को मिडल पीस बोलते हैं, और इस वाले को टेल बोलते हैं। उसके बाद ये फीमेल में ये ओवेरी होता है, ये यूट्रस होता है, और ये ओवी डक्ट होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो उसके बाद देखो ये ओविडक्ट का दूसरा नाम फिलोपियन ट्यूब होता है, ये याद रखना, ठीक है, आपसे पूछ सकता है। और देखो आपको ये याद रखना है कि जो फीमेल है वो किस चीज को रिलीज करती है, एक्स को, दूसरा नाम क्या, ओवा। और जो मेल होते हैं वो किस को रिलीज करते हैं, स्पर्म को, ठीक है। और ये जब दोनों मिल जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, याद रखना। जब स्पर्म और एग एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो दोनों मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो न्यूक्लियो द स्पर्म एंड एग फ्यूज टू द, जब वो सिंगल सेल बना लेते हैं, जब वो सिंगल सेल बना लेते हैं तो उसको हम जायगोट बोलते हैं। जब बन जाता है पूरा, जो बनकर तैयार होता है ना, तो उसे जायगोट कहते हैं, ठीक है। समझो यहाँ पे बन रहे थे और यहाँ बन चुका है तो जायगोट बन गया। और जायगोट ये देखो यहाँ पर यार ये फर्टिलाइजेशन है, ये भी मिलने जा रहे हैं, और यहाँ मिलकर पूरा तैयार हो गया तो ये क्या हो गया, जायगोट हो गया, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, समझ में आ गया। अब आ जाओ इंटरनल किसे कहते हैं, क्योंकि देखो ये जो स्पर्म और ओवा ये शरीर के अंदर हुआ ना, चाहे वो मुर्गी में हो, चाहे वो कुत्ते में हो, चाहे वो गाय में हो, चाहे वो इंसान में हो, तो वो शरीर के अंदर हो रहा है, तो उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और आईवीएफ किसे कहते हैं, जैसे किसी महिला में अगर ये फिलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है ना, क्या रहती है, ब्लॉक हो जाती है, तो फिर ऐसे में वो जो है ना स्पर्म और जो ओवा वो मिल नहीं पाते, तो ऐसे में क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर बेबी करवाया जाता है, ठीक है। तो जो एग होते हैं और जो स्पर्म होते हैं उन दोनों को क्या कराया जाता है, फर्टिलाइज करवाया जाता है, उसके फिर वापस फीमेल बॉडी में उन्हें
रख दिया जाता है, और फिर जैसे बच्चा आम इंसान का होता है वैसे ही उस महिला का भी होगा। तो ये आईवीएफ की फुल फॉर्म याद रखना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है। उसके बाद आ जाए एक्सटर्नल। देखो, जो मेंढक होता है ना, उसकी सेल इतनी मोटी नहीं होती, तो वो मेल और फीमेल बहुत सारे स्पर्म और एग को छोड़ते हैं, और वो बाहर ही जाके फर्टिलाइज होते हैं जब पानी में आकर, क्योंकि बाहर ही हो रहे हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि वो बाहर हो रहा है इसलिए उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद ये देखो, फिर उसके बाद जब बच्चा धीरे धीरे डेवलप हो रहा है ना, तो उसके जो शरीर के अंग धीरे धीरे बन रहे हैं तो उसे एम्ब्रो कहेंगे। और जब हम बच्चे के सब अंगों को पहचानने लग जाते हैं, मतलब वो मेल है फीमेल है, तो उसे हम फीटस कहते हैं। देखो, आपसे लाइन से लगाने के लिए आ सकता है, पहले क्या होता है फर्टिलाइजेशन, फिर जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रो, फिर उसके बाद क्या हुआ, फीटस बन गया। तो और बच्चे को जो माँ से भोजन मिलता है, इससे मिलता है, और इसको क्या बोला जाता है, प्लेसेंटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्लेसेंटा। ये आपको याद रखना। अब जो जीव अंडे देते हैं, क्या देते हैं, अंडे, ठीक है, उन्हें ओविपारस कहा जाएगा, और जो बच्चों को पैदा करते हैं उसे विविपारस कहा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद अब देखो, मेंढक ने जब बच्चों की उत्पत्ति करी तो पहले कैसा था, बाद में कैसा हो गया, हाँ है ना। देखो बहुत ज्यादा चेंज हुआ ना, तो क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, ड्रास्टिक चेंज हो रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, आपको मेटामॉर्फोसिस याद रखना है। अब आ जाओ असेक्सुअल, जिसमें एक सिंगल पेरेंट अपनी डॉटर सेल को रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो जैसे हाइड्रा हो गया, देखो इसने रिप्रोड्यूस कर लिया, और ऐसे अमीबा हो गया, इसने दो बांट दिया। अब देखो, ये बर्ड की तरह आई शेप, और इसने हमको पूरी तरह सेपरेट कर लिया, तो इसे क्या बोलेंगे, बर्डिंग। ठीक है, क्या बोलेंगे, बर्डिंग। याद रखना, बर्ड किसे कहते हैं, जो बल्ब की तरह से शेप आ जाती है, धीरे धीरे वो अपने को रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और इंडिविजुअल रूप में वो लाइफ में जीता है अपनी। ठीक है, ये असेक्सुअल है, क्योंकि इसने दूसरे की मदद नहीं ली, अपने को खुद ही रिप्रोड्यूस किया। ऐसी अमीबा, इसकी सेल दो पार्ट में डिवाइड हुई, और इसने अपने को पूरी तरह अलग कर लिया, क्योंकि दो पार्ट में डिवाइड हुआ, इसलिए इसे बाइनरी फ्यूजन कहेंगे। क्या कहेंगे, बाइनरी फ्यूजन। क्लियर हो गया, बाइनरी फ्यूजन किसे कहते हैं। तो आपको यहाँ से पढ़ के बता दें कि जब एक सिंगल सेल जो होती है वो दो इंडिविजुअल में डिवाइड हो जाते हैं, उसे बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, और याद रखना, क्लोनिंग किसे कहते हैं। क्लोनिंग का मतलब होता है जब एग्जैक्ट कॉपी जो सेल की होती है ना, वो अगर, या उसका लिविंग पार्ट अगर हम रिप्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोनिंग कहते हैं। क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ए सेल, एनी अदर लिविंग पार्ट, और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, इसका क्लोनिंग। मैं बताता हूँ क्या है। इस जीव में से ना, इसकी जैसे जीव की उत्पत्ति की गई है, तो इसे क्लोनिंग कहेंगे। तो देखो, आपको ये सारे पॉइंट पढ़ने हैं। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन अच्छे से देखने हैं। ठीक है, मैं चैप्टर की समरी आपको यहाँ समझा रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाओ फोर्स एंड प्रेशर पर। तो आपको सिंपल बताना चाहिए कि फोर्स कहते हैं कैसे, जब हम किसी भी चीज पर क्या लगाते हैं, धक्का लगाते हैं या खिंचाव लगाते हैं, तो उसको साइंस के नजर में फोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं। ठीक है, और जो हम पुश पुल करते हैं तो उसमें उठाना, उसे घसीटना, बहुत सारी चीजें फोर्स के अंदर आ जाती हैं। तो फोर्स से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को मोशन में ला सकते हैं, और कोई चीज चल रही है तो उसे हम रोक सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, और सबसे मेन आपको याद रखना है, अगर आप जिस जगह फोर्स लगा रहे हैं और आपका फ्रेंड भी उस जगह फोर्स लगा रहा है, तो दोनों का टोटल फोर्स हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, न्यूमेरिकल में आएगा तो। लेकिन आपका दोस्त जिधर फोर्स लगा रहा है और आप दूसरी जगह लगा रहे हैं, तो दोनों में से जिसका फोर्स ज्यादा होगा उसमें से दूसरे वाले का फोर्स घट जाएगा, तो जो बचेगा वो इफेक्ट होगा। और याद रखना, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है और फोर्स की डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो दोनों एक तरफ जाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, दोनों कोण में जाएंगे तो फोर्स घट जाएगा। और कभी कभी क्या होता है, दोनों फोर्स लगा रहे हैं और ये अपनी जगह से नहीं हिल रहा, तो मतलब इसके अंदर इतनी ज्यादा पावर है कि आपका फोर्स जो है ना, इस पर अप्लीकेबल नहीं हो पा रहा। ठीक है, और फोर्स से क्या, जैसे चेंज इन द स्टेट हो जाती है। मतलब देखो, चलती हुई बॉल है, उसको हम रोक सकते हैं, या रुकिए हुआ टायर उसको चला सकते हैं। और ये देखो, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो फोर्स में जब हम जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, अगर उस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो वो चीज बढ़ जाती है। तो हर बार क्या ऐसा होगा, नहीं ना। तो कई बार स्टेट जो होती है वो चेंज नहीं हो सकती। क्यों, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने अभी आपको बता दिया कि इतना हैवी बॉक्स है। ठीक है, और अगर हम बहुत तरह फोर्स लगा रहे हैं, तो हम उतना फोर्स नहीं लगा पा रहे जितना उस हैवी बॉक्स को हटाने के लिए चाहिए, तो वो अपनी जगह से मूव नहीं होगा। अब उसके बाद है कि फोर्स का प्रयोग हम शेप को चेंज करने के लिए भी कर सकते हैं। देखो, क्या यहाँ पर कहीं पर भी मोशन हो रहा है, या सिर्फ शेप चेंज हो रही है। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या इसमें चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन हुआ, नहीं, शेप चेंज हो गई। क्या इसमें हुआ, नहीं, लेकिन शेप चेंज हो गई। इसमें हुआ, नहीं, ठीक है, लेकिन शेप चेंज हो गई।
इसमें नहीं, लेकिन शेप चेंज हो गई। तो ये बता रहा है कि हर वक्त ये नहीं है कि स्टेट ऑफ मोशन होगा, ठीक है, सिर्फ शेप चेंज होगी तब भी वो फोर्स है, ठीक है। जैसे आटे पे कूद रहे हैं, तो आपने फिर क्या पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, फोर्स की क्या यूज है। फोर्स किसी रुकी चीज को चला सकता है, चलती चीज को रोक सकता है, या रुकी हुई चीज को चला सकता है, दो बार बोलते समझ जाना, ठीक है। फोर्स किसी की स्पीड चेंज कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है ना, शेप को चेंज कर सकता है। ये हमने पढ़ लिया कि फोर्स के बहुत सारे फैक्टर, ये सारे एक साथ भी काम कर सकते हैं, ये भी फोर्स का यूज है। अब फोर्स कौन कौन से टाइप के, एक है कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, मस्कुलर फोर्स हो गया जैसे, ठीक है, मस्कुलर फोर्स हो गया, ठीक है। जब अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मस्कुलर फोर्स को कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों कहते हैं, तो आप बताओगे मस्कुलर फोर्स को कॉन्टैक्ट फोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि फोर्स जो है वो मसल की वजह से लगता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा, यहाँ पर देखो एनिमल्स के द्वारा भी कॉन्टैक्ट फोर्स लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये लिखा है कि मस्कुलर फोर्स को हम कॉन्टैक्ट फोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें मसल्स का कॉन्टैक्ट किया जाता है, इसलिए हम कॉन्टैक्ट फोर्स उसे कहते हैं। फ्रिक्शन किसे कहते हैं, जब दो चीजें एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती है ना, तो उसकी वजह से जो फोर्स अप्लाई होता है उसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो आपसे पूछेगा ना कि भाई कौन कौन से कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, एक मस्कुलर फोर्स हो गया, ठीक है, दूसरा फ्रिक्शन फोर्स हो गया। अब आ जाओ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जो बिना छुए सामने वाले पर अपनी शक्ति दिखा देते हैं, ठीक है। तो एक हो गया आपका मैग्नेटिक फोर्स, कौन सा हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स को क्यों कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि मैग्नेट जो होती है वो अपनी जगह से मूव हो जाती है बिना कॉन्टैक्ट में आए, ठीक है। और एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, तो जो चार्ज की वजह से होता है, तो फोर्स जो चार्ज बॉडी के द्वारा होता है, ठीक है, या दूसरी बॉडी जो है अनचार्ज है, ठीक है, और ये चार्ज है तो उस पर जो अप्लाई हो रहा है। जैसे आपसे सैंपल में पूछा गया था कि भाई रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बताओ, तो आप एक तो बता दोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तभी तो वो उसको ऊपर की ओर लेके जा रहा है। और दूसरा फोर्स कौन सा लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स, क्योंकि ग्रेविटी तो हर किसी को नीचे खींचती है ना, ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। देखो डीपली पूछेगा, घुमा के पूछेगा, अगर कंसेप्ट पता तब कर लोगे, ठीक है। तो ग्रेविटेशन फोर्स तो पता ही आपको क्या होता है। प्रेशर किसे कहते हैं, आपको इतना रखना है, जब फोर्स किसी यूनिट एरिया पे लगाया जाता है तो उसे हम प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर की एसआई क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो उसके बाद पूछ लेता है कि क्या प्रेशर लिक्विड में भी होता है, बोलो कि हाँ लिक्विड भी प्रेशर जो है और गैस भी प्रेशर का यूज करती है, ठीक है। देखो लिक्विड कर रही है तभी तो इधर हमने छेद किया तो इधर तभी तो फूल रहा है, तो लिक्विड भी हर जगह प्रेशर अप्लाई करता है, ठीक है। तो प्रेशर जो है लिक्विड में एसिड हो और बेस हो या वो सोल्ट हो, ठीक है, सब में एसिड अगर वो लिक्विड शेप में तो उसमें काम करता है। फिर आ जाओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, पहले एटमॉस्फेयर पढ़ लो कि जो भी हमारे आसपास हवा होती है ना, जो उसका एनवेलप होता है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है, जब हवा के द्वारा हम पे प्रेशर लगाया जाता है उसे हम एटमॉस्फेयर प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि मतलब देखो अगर इसमें से हवा निकाल देंगे ना तो सिर्फ प्रेशर ये हम इसमें प्रेशर उत्पन्न हो जाएगा और इसको हम खींचेंगे तो हटेगा नहीं। जैसे यहाँ पर ये घोड़े का एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसके बारे में ओटो वॉन गुरिक ने बताया था। तो इस तरीके से उन्होंने जब हवा निकालने वाला एक यंत्र निकाला उसे वैक्यूम बना दिया, तो जब मतलब इसमें कोई भी नहीं चिपका रखा फिर भी इतने घोड़े से अलग नहीं कर पाए, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक चीज आती है कि भाई अगर एटमॉस्फेयर का इतना प्रेशर होता है तो हमारी बॉडी पर भी बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो अगर 15 अगर हम जैसे इसे वॉल्यूम के रूप में लें तो हमारे ऊपर अगर 225 किलो या 2250 न्यूटन फोर्स लगे तो हम तो क्रश हो जाने चाहिए, हम मर जाने चाहिए, टूट फूट जाने चाहिए। पर ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी उतना प्रेशर होता है। एटमॉस्फेयर प्रेशर अगर बाहर है तो उतना हमारे अंदर भी है, तो बैलेंस बन के रहता है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत चल रहा है तो हमें कभी कभी दबाव महसूस होता है, हल्का बहुत, इतना नहीं होगा जितना ये कह रहा है कि इतना होगा और हम क्रश हो जाएंगे, टूट फूट जाएंगे, ठीक है। बाकी ये आप पढ़ सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको जरूर करने हैं, ठीक है, और तभी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, साउंड पर आ जाइए, ठीक है। साउंड जो है ना वो एक एनर्जी होती है, ठीक है। और आपसे पूछेगा कि जैसे तबला है या कोई हारमोनियम है तो उसमें साउंड कैसे कैसे प्रोड्यूस होती है, जैसे वीणा में कैसे प्रोड्यूस होती है, धागे से होती है, तबले में कैसे होती है, मेम्ब्रेन से होती है, बांसुरी में कैसे होती है, उसमें होल होते हैं, उसमें एयर से होती है। तो आपसे ऐसे पूछ सकता है। और साउंड होती क्या, एक एनर्जी तो होती है लेकिन पैदा कैसे होती है, वाइब्रेशन से पैदा होती है। और वाइब्रेशन क्या होता है, टू एंड फ्रो,
इस चीज का तेरे से आगे पीछे होना, उसी से वाइब्रेशन होता है। ठीक है, वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होती है, आपको याद रखना। ये लिखा, ठीक है, समझ में आ गई। और ये देखा, देखो मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन द, देखो मंजीरा, आपने मंजीरा देखा होगा, घाटम देखा होगा, नूर देखा होगा। तो आपको सबको पता होना चाहिए कि आवाज यहाँ पे कहाँ से पैदा हो। तो ठीक है, इसकी आउटर मोस्ट शेल से होगी, ठीक है, इसकी भी आउटर मोस्ट शेल से होगी। इस तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हैं। इसका नाम क्या है, ठीक है, मंजीरा है, ठीक है, और इसका नाम क्या है, घाटम है। तो आपसे जो पूछेगा आप बता देना। देखो हम जो इंसान है ना, इंसान वो साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारे अंदर वॉइस बॉक्स होता है जिसे लाइनेक्स कहते हैं, और इस वोकल कॉर्ड की वजह से 7 पार्ट की वजह से हम साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन हो रहा है। वाइब्रेशन ही मेन रीजन होता है साउंड को प्रोड्यूस करने का। देखिए अगर आपसे पूछेगी कि साउंड के लिए मीडियम चाहिए, बोलोगे साउंड के लिए मीडियम चाहिए होता है। अगर साउंड में मीडियम नहीं है तो साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती। आपको अगर ये पूछे कि वैक्यूम में क्या साउंड ट्रेवल करेगी, आप बोलोगे नहीं, क्योंकि उसमें कोई मीडियम ही नहीं है, ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और सबसे ज्यादा यूज किस में होती है साउंड, एयर में होती है, ठीक है। और सबसे तेज ट्रेवल किस में करेगी, सॉलिड में करेगी, ठीक है। हमारे कान में जो पर्दा होता है, ठीक है, उसी की मदद से जो वाइब्रेट होता है, तो हमें आगे जो हमारे कान के अंदर जो प्रोसीजर है पूरा, उसकी मदद से हम साउंड को, ठीक है, इंटरप्रेट कर सकते हैं, सुन पाते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन का सहारा लेते हैं। ठीक है, अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। देखो जो ऑसिलेशन पड़ा होगा ना, जैसे कोई चीज इधर से उधर इतनी बार जा रही है, पेंडुलम में पड़ा होगा, तो वही फ्रीक्वेंसी होती है कि कितनी ऑसिलेशन हुए एक सेकंड में, उसे फ्रीक्वेंसी कहेंगे। न्यूमेरिकल भी आता है, तो इसका आप न्यूमेरिकल कर लेना जो बुक में दे रखा है। और फ्रीक्वेंसी कैसे क्या होती है, हर्ट्ज होती है। क्या होती है, हर्ट्ज होती है। देखिए अगर आपसे फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो आप बता दोगे कि एक सेकंड में जितनी बार ऑसिलेशन हो रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। जैसे मान लो एक सेकंड में अगर 20 बार हुआ है ना ऑसिलेशन, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, 20 कहलाएगी। और फ्रीक्वेंसी ऐसे जो होते हैं हर्ट्ज होती है, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना कि हम कितने डेसिबल की साउंड को सुन सकते हैं। देखो जो लाउडनेस होती है ना, लाउडनेस वो डेसिबल में दिखाई देता है, उसकी ऐसे डेसिबल होती है। और अगर 80 डेसिबल से ज्यादा है तो हमारे कानों को बहुत ज्यादा दर्द होगा, ठीक है। उसके बाद आपको ना ये देखो, ये जो पिच है, ये एम्पलीट्यूड है, इसकी डेफिनेशन एक बार आप कर लेना इसे अच्छे से, ठीक है। और अब आ जाओ पिच, मतलब उसकी ना शिलनेस कितनी है, मतलब कितनी तेजी से वो आ रही है, हमारे कानों में लग रही है, वो होती है उसकी पिच, कितनी पतली है, कितनी मोटी है, ठीक है। अब आपसे अगर पूछे बताओ ये लो पिच है, ये लो पिच है, ये लो पिच और ये हाई पिच है। देखो ये सीटी बजा रहा है, बहुत तेजी से लगेगी ना कान में, तो आपसे पिक्चर पूछ सकता है, आप बता देना, ठीक है। और फिर अगर आपसे पूछे कि हम कितनी रेंज तक सुन सकते हैं, देखो जो हम इंसान है ना, जिसे ऑडिबल रेंज होती है हमारी 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हम सुन नहीं सकते, वो इनऑडिबल में आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इनऑडिबल में। नॉइस किसे कहते हैं, अगर वो साउंड अनप्लीजेंट हमें अच्छा नहीं लगी तो उसे नॉइस बोलेंगे। और अगर वो साउंड हमें इंजॉयमेंट दे रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, सुनने का मन कर रहा है, तो उसे म्यूजिक कहेंगे। तो नॉइस पोल्यूशन बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, आप बना बना के लिख दो कि क्या क्या उसके नुकसान होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नॉइस को कम करने के लिए क्या तरीके हैं, आप बोलोगे पेड़ लगाओ, और नॉइस को जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना, उस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो ट्रांसपोर्ट है उनको हम बोले कि भाई एडवाइस जारी करें कि भाई जरूरत हो तभी उसको यूज करें, हॉर्न वगैरह, नहीं तो मत बजाएं। ये आप पढ़ लेना। देखिए ये वाला चैप्टर तो मैंने आपको वीडियो में बना दिया, आप उससे एक बार देख लेना, ठीक है। थोड़ा टाइम का है ना मैटर, और कुछ नहीं है। लाइट देखो, लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करती है, आपको याद रखना है। लाइट जो होती है व्हाइट कलर की होती है, इसमें लो ऑफ रिफ्लेक्शन आपको याद रखना है, ठीक है। जो इंसिडेंट रे होती है, जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, और जो नॉर्मल रे होती है, आई बराबर आर के होता है, ठीक है। अगर ये 30 का है तो 30 का होगा। इसको भी बिल्कुल ब्रीफली बता रहा हूँ, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इंसिडेंट और इसका लो ऑफ रिफ्लेक्शन याद रखना क्या होता है, इंसिडेंट रे उन्होंने यहाँ पे लिखा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, तीनों एक ही पॉइंट पे होते हैं। आई बराबर आर का होता है, इसी को लो ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है, ठीक है। और अगर ये देखो, ये होता है प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर जो होता है ना, जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं, उसमें इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, ठीक है। और आपको ये याद रखना लिटरल इन्वर्जन, मतलब हमें लेफ्ट का राइट दिखाई देता है शीशे में, है ना, इसे ये भी याद रखना। और जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है। और याद रखना ये जितनी दूर होगा उतनी दूर ये होगा,
और अगर एग्जाम में पिक्चर बनी आ जाए, बोले कि इसकी पिक्चर बनाओ शीशे में, तो देखो ये वाला कोना पास में है, ये पास में करेंगे, ये दूर है तो दूर चला गया, ये दूर है तो दूर चला गया। तो इस तरीके से इमेज बनाने को आ जाते हैं कई बार, ठीक है। और रेगुलर किसे कहेंगे, इरेगुलर किसे कहेंगे, तो ये इरेगुलर कहलाएगा क्योंकि इसमें जो रिफ्लेक्शन है ना वो सही नहीं है, जबकि इसमें रिफ्लेक्शन भी पैरेलल है, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल इमेज, जब एक से ज्यादा इमेज बनती है, ठीक है। सिंगल इमेज से यहाँ देखो जब मिरर यूज किया गया। और कैल्डोस्कोप क्या होता है, अलग अलग प्रकार के डिजाइन बनाने में काम आता है, और इसमें हर बार नया डिजाइन बनेगा, ठीक है। सेम पैटर्न मुश्किल से कभी आए तो आए, ठीक है। फिर आंखों की देखभाल के बारे में, तो आंखें बहुत ज्यादा डेलिकेट होती हैं, सेंस ऑर्गन होती है, इसके बारे में पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। इरिस क्या करती है, लेंस क्या करती है, कोर्निया क्या करती है, सिली मसल क्या करती है, ठीक है। तो जैसे इमेज क्या बनती है, हमारी रेटिना पे बनती है। और ये थोड़ा सा आप थोड़ा देख लेना। और मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, कोन्स और रोड्स वो क्या करती है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना, ठीक है। जैसे लिखा है यहाँ पढ़ाई देता हूँ, कोन जो होते हैं वो सेंसिटिव होती है ब्राइट लाइट में, और रोड जो होती है वो डिम लाइट में सेंसिटिव होते हैं। ये अच्छे से कर लेना। अगर ये डायग्राम नहीं दिखा, थोड़ा सा कॉपरेट कर लेना बच्चों, ठीक है। तो हम पास का कितना बिंदु देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर, दूर का कितना, इन्फिनिटी, ठीक है। और ये याद रखना कि हम जब किसी को देखते हैं ना, तो उसकी जो दृष्टि है हमारी आंखों में 1/16 सेकंड तक रहती है, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखो, अगर हम उससे ज्यादा करेंगे ना, जैसे यहाँ पे अगर 1 सेकंड में 24 पिक्चर बना रहे हैं, ठीक है, तो ज्यादा बना रहे, तो हमारा जो आंख है ना, हमारी आंख कैच नहीं कर पाएगी, और हमें लगेगा वो उसके अंदर है। ये देखो, दे आर मेड टू मूव अक्रॉस द आई यूजली एट द रेट ऑफ 24 पिक्चर पर सेकंड। तो ऐसे में क्या होगा, हमें ये इसके अंदर ही लगेगी, ठीक है। इसलिए हमें धोखा हो जाता है, हमें लगता है कि ये अंदर चला गया। और आंखों की देखभाल तो आप कर ही लोगे, चश्मा पहनिए, ठीक है। न्यूट्रिशन वाली चीजें खाइए, सन को डायरेक्टली मत देखिए। और लुई ब्रेल ने जो है ब्रेल लिपि बनाई थी, जिसकी वजह से जो लोग देख नहीं सकते वो भी स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से ये थोड़ा उभरा हुआ होता है, ठीक है, ओके। और जो मैंने अभी छोड़ा था उसको भी ऐसे ही एक दो लाइन में बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो, जो केमिकल इफेक्ट होता है ना इलेक्ट्रिक करंट का, तो आपको इसमें पता चलता है कंडक्टर में करंट बहता है, इंसुलेटर से करंट नहीं बहता। तो क्या लिक्विड करंट को फ्लो करते हैं, हाँ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। और चाहे एसिड हो, बेस हो, सोल्ट हो, उसमें जो करंट है फ्लो हो जाता है, ठीक है। और फिलामेंट जो होती है बल्ब के अंदर लगी होती है, और जो बल्ब होता है उसके अंदर दो गैसें होती है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है, और दूसरा आर्गन गैस होती है, ठीक है। और जो फिलामेंट होती है ना, ठीक है, वो किसकी बनी होती है, टंगस्टन की बनी होती है, ठीक है। और अब जैसे हमें टेस्ट करना है कि किसी में करंट फ्लो हो रहा नहीं हो रहा, तो अगर हम बड़ा बल्ब लगाएंगे तो नहीं पता लग पाएगा, इसलिए एलईडी का यूज करते हैं, ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। किसमें से करंट फ्लो होगा, किसमें नहीं होगा, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद ये आपसे पूछ सकता है इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, तो आपको बता देना ये पूरा, कि हमने ना बेकार से दो सेल के कार्बन ले लिए, उसके ऊपर तांबे की तार लपेट दी, और फिर हमने जो ये तैयार करा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड, ठीक है। और आपको ये बताना है कि केमिकल इफेक्ट कैसे होगा इलेक्ट्रिक करंट से, जब नई चीज बनेगी, जैसे पानी में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकाल के दिखा दी इन्होंने, ब्रिटिश केमिस्ट थे विलियम निकोलसन, ये याद रखना, ठीक है। तो ये केमिकल इफेक्ट हो गया, ठीक है। और इसने क्या देखना था कि भाई ये करंट फ्लो होता है नहीं होता, आलू में चेक कर रहा था, लेकिन इसने देखा कि जो पॉजिटिव वाला होता है उसमें कलर आ जाता है, तो आपको ये याद रखना, ठीक है। उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसे कहते हैं, जैसे जो भी धातु वगैरह खराब हो जाती है उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दी जाती है ताकि वो खराब ना हो। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का पूरा प्रोसीजर बता रखा है, ठीक है। थोड़ा आप इसे देख लेना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बहुत ज्यादा बेनिफिट हो गए हैं, ठीक है। आज बहुत सारी शाइनिंग चीजें यूज की जा रही हैं, जैसे आपके जो हैंडल हो गया किचन गैस का, बाथ टैप हो गया, ठीक है, कार के पार्ट्स हो गए, आज सब इसमें यूज कर रहे हो, खराब नहीं होते। और क्रोमियम का यूज एग्जाम में कम क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन काम का बहुत होता है, शाइनिंग बहुत होता है, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ, डियर स्टूडेंट, एंड ऑल द बेस्ट।